और खबर आ रही है कि एशिया की सबसे बड़े स्लम धारावी को विकसित करने का जिम्मा सरकार ने एनबीसीसी को देने की सोची है। खबर यह है कि इस सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनबीसीसी मैनेजमेंट से मुलाकात भी की थी। धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर 2004 से योजना बन रही है। कई बार बोलियां भी मंगाई गई, लेकिन कोई भी बिडर सामने नहीं आया। तो 40 एकड़ एरिया को पीपीपी मॉडल पर बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी को 12 सेक्टर में बांटा गया था और इसके लिए धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रपोजल भी तैयार किया है। हमारे सहयोगी ब्रिजेश से इस पूरी खबर पर और अपडेट लेते हैं। ब्रिजेश, धारावी को लेकर अब रीडेवलपमेंट प्लान क्या कहता है? एनबीसीसी से क्या बातचीत हुई है? दरअसल धारावी को के डेवलपमेंट का प्लान की जो प्लानिंग है वो काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि पहले बिल्डर ये कह रहे थे कि इसकी शर्तें काफी कठिन है और शर्तों को आसान किया जाए। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी ओर से जितनी भी मांगे थी, ज्यादातर शर्तों को राज्य सरकार ने मान लिया और जो टेंडर की कंडीशन थी सबको आसान कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो है डेवलपर कोई आ नहीं रहा था इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब राज्य सरकार बात कर रही है एनबीसीसी से कि वो एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करे, क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका है और धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो काफी समय से इसको बातें हो रही है और केवल कागज पर ही सारी बातें हो रही थी। तो राज्य सरकार ये चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को वाकई में जो है जमीनी तौर पर आगे बढ़ाया जाए और इसलिए एनबीसीसी के साथ बातचीत हो रही है। हालांकि अभी ये साफ होना बाकी है कि एनबीसीसी किस आधार पर डेवलप करेगा, यानी जो एनबीसीसी डेवलप करेगा उसके पहले राज्य सरकार उसे पूरा का पूरा लागत और बाकी पैसे देगी, तो एनबीसीसी को डेवलपमेंट राइट दिया जाएगा। इस बारे में ये चीज है अभी जो है साफ होनी बाकी है, लेकिन संकेत ये है काफी हद तक कि ये प्रोजेक्ट पूरा एनबीसीसी को जाएगा। जी, फिलहाल इस जानकारी के लिए ब्रिजेश आपका बहुत शुक्रिया। अब शेयर मार्केट की बात करते हैं। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली और निफ्टी 9650 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर आज दबाव था। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 255 अंक, निफ्टी 70 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, बैंक, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही। वहीं रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में दबाव देखने को मिला। रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज यानी सीडीएसएल का इशू आज से खुलकर 21 जून को बंद होगा। पहले दिन ही कंपनी का इशू पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इशू के जरिए कंपनी की 1045 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 524 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी के एक लॉट में 100 शेयर होंगे। फिलहाल कंपनी में बीएसई की लगभग 50% हिस्सेदारी है। आईपीओ आने के बाद कंपनी में बीएसई की हिस्सेदारी घटकर 24% रह जाएगी और कंपनी की 36% आय एनुअल इशुअर चार्जेस से होती है और डिपॉजिटरी मार्केट में कंपनी का 44% मार्केट शेयर है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस की कंपनी के आईपीओ में सब्सक्राइब करने की ही राय है। बैंकों के बढ़ते एनपीए को लेकर पीएमओ में आज एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में एनपीए से निपटने के लिए मौजूदा तैयारियों का रिव्यू किया गया। बैठक की अध्यक्षता पीएम के अतिरिक्त सचिव पीके मिश्रा ने किया। इस बैठक में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य समेत दूसरे विभागों के सचिव भी मौजूद रहे। इसके पहले पिछले हफ्ते 12 जून को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। सरकार एनपीए से निपटने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर एक अध्यादेश लेकर आई है। एनपीए की लिस्ट भी तैयार की जा रही है और करीब 81 मामले एनसीएलटी में भी भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 32 कंपनियों ने खुद दिवालिया होने के लिए अपील भी की है। वहीं पावर सेक्टर की बात करें तो बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पावर सेक्टर के स्ट्रेस्ड एसेट की समस्या के समाधान के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा बैंकर्स इस बारे में काफी आश्वस्त हैं और सही स्ट्रैटेजी भी अपना रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि जल्द ही इस बारे में एक डिटेल प्लान भी आने वाला है। Well, we've just had preliminary discussions with the bankers. Now the bankers have gone back and will be studying the various projects that need to be worked upon, and we are waiting to hear back from them about particular instances which then will be studied by a team of technical experts, and after that we'll be able to really come up with final plans or design on what needs to be done on the stressed assets.
अब आप बहुत जल्द घर बैठे बैठे ही पेट्रोल और डीजल ऑर्डर कर सकते हैं। कपड़े, जूते, मोबाइल फोन से लेकर खाने पीने की चीजें तो आपके दरवाजे तक पहुंच ही जाती है। पेट्रोल डीजल भी जल्दी ही पहुंच सकता है। डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम के बाद अब पेट्रोल डीजल के होम डिलीवरी लागू करने पर भी काम शुरू हो गया है। अगर आप भी पेट्रोल पंप पर लगने वाली ऐसी लंबी कतारों से परेशान हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार की योजना कामयाब रही तो अगले 3-4 महीने में आप घर बैठे पेट्रोल डीजल मंगा सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल मंत्रालय ने इस योजना के लिए ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया है और इस पर पेट्रोल पंप डीलर्स और तेल मार्केटिंग कंपनियों से राय मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में इसे डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम की तरह ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट से पहले सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाई जाएगी। फ्यूल डिलीवरी पेट्रोल पंप के जरिए हो या थर्ड पार्टी के जरिए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। मंत्रालय ने तेल कंपनियों से पूछा है कि किन इलाकों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई में दिक्कत है। साथ ही ये रिपोर्ट मांगी गई है कि होम डिलीवरी के ग्रुप बायर कौन कौन हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सिक्योरिटी मसलों को देखते हुए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO से जुड़े नियमों का विश्लेषण किया जा रहा है। अभी देश भर में पेट्रोल पंप पर रोजाना करीब 4 करोड़ लोग तेल खरीदने के लिए पहुंचते हैं। होम डिलीवरी योजना शुरू हुई तो इसमें से एक बहुत बड़ी आबादी को लाइन में खड़े होकर वक्त बर्बाद नहीं करना होगा। साथ ही लोगों के लिए रोजगार के भी ढेरों मौके बढ़ेंगे। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो इसी के साथ न्यूज 360 में बस इतना ही। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।